गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटे आज हम अपनी 25 डेज प्लेज का डे 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डे 4 स्टार्ट करेंगे। कल थोड़ी वीडियो शॉर्ट डली थी क्योंकि उसमें कुछ में माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से वीडियो शॉर्ट डल पाई थी। कल हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो पढ़ लिया था और हमें समझ में आ गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो होता क्या है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे गुडविल का कंसेप्ट। क्या पढ़ेंगे? गुडविल का कंसेप्ट पढ़ेंगे। गुडविल कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत हमारे पार्टनरशिप में। गुडविल गुडविल होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले ये पता करना जरूरी होता है कि गुडविल होता क्या है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं। गुडविल गुडविल का मतलब होता है गुड नेम इन द मार्केट। क्या मतलब होता है? गुड नेम इन द मार्केट। गुड नेम इन द मार्केट ड्यू टू विच या थ्रू विच बिजनेस बिजनेस अर्न मोर प्रॉफिट। बिजनेस अर्न मोर प्रॉफिट। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि गुडविल एक किसी भी फर्म का या किसी भी बिजनेस का मार्केट में जितना अच्छा ज्यादा नाम होगा, जितनी ज्यादा रेपुटेशन होगी, उतना ज्यादा वो बिजनेस अच्छा चलेगा और जितना अच्छा चलेगा उतने ही ज्यादा वो प्रॉफिट्स बना पाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये गुडविल तो हमारा एसेट होता है। एसेट होता है। एसेट में कौन से तरीके का एसेट होता है? ये इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं। और गुडविल को हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, रेप्यूटेशन। किसी भी फर्म की या किसी भी बिजनेस की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम समोसे खाने जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, समोसे खाने हम जाएंगे तो किसी अच्छी शॉप को सर्च करते हैं और ये चेक करते हैं कि सबसे बढ़िया शॉप कौन सी है इस शहर की जो हाइजेनिक फूड बेचता हो। तो वो हाइजेनिक फूड बेचना क्या है? उसकी एक रेपुटेशन मान सकते हो आपकी, वो बहुत बढ़िया सामान बेचता है, अच्छी क्वालिटी का बेचता है और हाइजेनिक बेचता है। ये उसकी एक क्वालिटी है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके पास कस्टमर आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल होता क्या है। ठीक है, गुडविल। अब टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होता है? गुडविल के बेटे दो टाइप होते हैं जो हमें बेसिकली पढ़ने हैं। एक तो होता है परचेज्ड गुडविल, एक होता है परचेज्ड गुडविल, और दूसरी हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखो, परचेज गुडविल का तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमने खरीदी हुई है। खरीदी हुई है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई खरीद कैसे सकते हैं? खरीद ऐसे सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी दुकान चल रही है, या चलो ये नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। इसको तो जानते होंगे, बर्गर किंग को। बर्गर किंग को तो मोस्टली बंदे जानते होंगे। ये बर्गर किंग एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बर्गर बनाती है। मतलब जो आप ये फास्ट फूड वालों की शॉप पे जाते हो तो बर्गर किंग का जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं वो यही कराते हैं, बर्गर किंग वाले। ठीक है, अब ये बर्गर किंग वाले क्या करते हैं, ये लोगों को फ्रेंचाइजी देते हैं। क्या देते हैं? ये फ्रेंचाइजी देते हैं, अपना नाम दे देते हैं। अपनी नाम नाम कैसे दे देंगे? कोई भी एक इंडिविजुअल इनका नाम लेके या इनकी फ्रेंचाइजी खोल लेगा शहर के अंदर, इन्हीं के नाम से खोलेगा और इन्हीं के नाम से पैसा कमाएगा। इन्हीं के नाम से पैसा कमाएगा वो। और वो जो इनका नाम लेके पैसा कमा रहा है, इनका नाम जो लेके पैसा कमा रहा है वो गुडविल होता है। उसने इनका नाम चलाने के लिए पैसे लिए हैं। जैसे एमबीए चाय वाला है, एमबीए चाय वाला ने भी अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइजी दी है। मतलब एमबीए चाय वाला तो एक ही जगह हो सकता है ना, जैसे वो नोएडा में था तो वो नोएडा में तो लगा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब हम चेक कर रहे हैं कि एमबीए चाय वाला हर शहर में मिल रहा है, तो ऐसा कैसे हो गया भाई? तो एमबीए चाय वाले ने क्या कर रखा है, एमबीए वाला अपनी गुडविल बेचता है, मतलब अपना नाम बेच देता है और अपनी फ्रेंचाइजी लोगों को बेचता है। तभी तो मोस्टली शहरों में एमबीए चाय वाला भी आ चुका। वो फ्रेंचाइजी बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी गुडविल को बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं। और जो लोग खरीद रहे हैं वो क्या खरीद रहे हैं? उनकी गुडविल को परचेज कर रहे हैं। समझ गए? परचेज गुडविल होती है वो दूसरे का नाम इस्तेमाल करके पैसा कमाना, उसको बोलते हैं गुडविल, परचेज गुडविल, सॉरी। अब दूसरी चीज आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? जो किसी बिजनेसमैन ने
जो किसी बिजनेस मैन ने अपने अपने हार्ड वर्क के थ्रू हार्ड वर्क के थ्रू और गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार, गुड बिहेवियर की वजह से इमेज बनाई, इमेज या रेप्यूटेशन बनाई, इमेज या रेप्यूटेशन बनाई, उसको क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? वो ऐसी गुडविल होती है जो किसी बिजनेसमैन ने अपने हार्ड वर्क के थ्रू अपनी गुडविल जनरेट की है एक सोसाइटी के अंदर, उसको बोलते हैं हम कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन होती है किसी भी बिजनेस की मार्केट के अंदर, जिससे वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करता है ज्यादा से ज्यादा। गुडविल क्या होता है? एसेट होता है। एसेट में कौन सा एसेट होता है? इंटेंजिबल होता है सर। कितने तरीके की गुडविल होती है? दो तरीके की होती है। परचेज गुडविल होती है सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। ये दोनों के मतलब मैंने आपको समझा दिए। अभी गुडविल के ऊपर हम एक एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, अब गुडविल को कैलकुलेट करने के भी मेथड्स होते हैं। ठीक है, गुडविल को कैलकुलेट करने के भी मेथड्स होते हैं। मेथड्स मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल, टू कैलकुलेट गुडविल। बेटे गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास बेसिकली कितने मेथड्स होते हैं? दो मेथड होते हैं, तीन मेथड होते हैं सॉरी। ठीक है, तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड में सबसे पहले नंबर पे आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा आता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट आता है मेरे भाई सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा आता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद आता है बेटे हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड आ जाता है। जो हमारे एग्जाम में बेसिकली आते हैं वो ये वाले आते हैं, इन दो से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर तो इंक्लूड हो ही जाएगा। तो चलो पहले एवरेज प्रॉफिट समझते हैं कि होता क्या है। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। एवरेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। पिछले जितने भी सालों में इन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा उनका हमें सम करना है। सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स अपॉन जितने सालों का प्रॉफिट कमाया है उससे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स। अभी देखो समझ में आ जाएगा, मैं इसको करके बताता हूँ। जैसे मैंने पिछले 5 साल का प्रॉफिट लिया, जैसे पहले साल हमने कमाया 10,000, फिर कमाया 20,000, फिर कमाया 30,000। सपोज दैट ऐसे कर करके हमने पिछले 5 साल का प्रॉफिट ले लिया। ये 30,000 हो गया। 30,000 के बाद ये फिर से 10,000 हो गया। ये फिर से कितना हो जाएगा? अब फिर से इसको 10,000 ले लो। ये मैंने पिछले 5 साल में इतने प्रॉफिट कमाए हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स है? नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। इतने ही नंबर ऑफ ईयर्स होंगे नीचे। ठीक है, ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे नंबर ऑफ ईयर्स लिख देंगे। अब तो इनका टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 20,000, 30,000, 30,000 और 30,000, 60,000, 70 और 80। ये हो गया तुम्हारा 80,000। 80,000 को 5 से डिवाइड दे दो, कितना जाएगा? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो देखो ये एक तुम्हारा कितना आ गया? 16,000 रुपए तुम्हारा क्या आया है? एवरेज प्रॉफिट। 16,000 क्या है मेरे भाई? एवरेज प्रॉफिट। ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट से बेटे गुडविल भी तो कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ देखेंगे एवरेज प्रॉफिट तो मैंने यहीं से कैलकुलेट कर लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 16,000। 16,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इतना ही मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे 3 साल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 16 तिया कितने होते हैं? 48। तो यहाँ पे मैंने गुडविल कैलकुलेट कर ली 48,000। कौन से मेथड के? एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैंने यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट कर ली। ठीक है बेटे, ये वाला समझ में आया। अब समझते हैं अपना ये वाला मेथड।
सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें थोड़े से स्टेप याद करने पड़ेंगे। इसमें स्टेप वन क्या होता है? इसका स्टेप वन होता है कि मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टेप वन हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। स्टेप वन एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। मैं हिंदी में बाइलिंगुअल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट को जब कैलकुलेट कर दोगे उसके बाद आपका स्टेप टू क्या होने वाला है? स्टेप टू में हम करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट। किसको करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं हेयर लिख देता हूँ, हेयर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड, और कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई कितना? डिवाइड बाई 100 कर देंगे यहाँ से, ठीक है भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड किसको बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड वो चीज होती है जो भी किसी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगाया होगा, वो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों एक ही चीज होती है, नाम बदल के दे देता है वो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि इससे पता लगाया जाता है कि हमारा बिजनेस नॉर्मली कितने परसेंट तक का रिटर्न हमें कमा के दे देता है, तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में आ जाता है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्लियर हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना है? स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? वेयर, वेयर सुपर प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं एसपी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है मेरे भाई। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना आया मेरा। सुपर प्रॉफिट आ गया। अब डायरेक्टली स्टेप फाइव में क्या करोगे? गुडविल का फॉर्मूला लगा दोगे। स्टेप फाइव, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो ऊपर क्या किया था मेरे भाई? हमने ऊपर चेक किया था जब हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे गुडविल का, तो हम यहाँ पे क्या रख रहे थे? एवरेज प्रॉफिट को रख रहे थे, क्योंकि कौन सा फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे थे? एवरेज प्रॉफिट से। यहाँ सुपर प्रॉफिट के मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ गुडविल के फॉर्मूले में क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे सुपर प्रॉफिट को, ठीक है। जिस मेथड से कैलकुलेट करेंगे उस मेथड का यहाँ पे नाम रख देंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज सेम रहेगा, ठीक है। ये दो मेथड समझाए मैंने, अभी कैपिटलाइजेशन मेथड को भी समझेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अब लिया है कैपिटलाइजेशन मेथड्स, दो मेथड में आपको समझा चुका। यहाँ पे अब हमने कौन सा मेथड लिया है? यहाँ पे अब हमने लिया है कैपिटलाइज्ड मेथड्स, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं हमारे। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो पार्ट होते हैं। कैसे, कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक तो हो जाता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट की, ठीक है। पहला जो होता है वो एवरेज प्रॉफिट से निकलता है, दूसरा वाला सुपर प्रॉफिट से निकलता है गुडविल का, ठीक है। पहले वाले में क्या करना है? पहले वाले में सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट को रखना है, वो निकला दिया रहेगा, और आपको निकालना सिखा भी दिया, आप निकाल भी सकते हो। एवरेज प्रॉफिट लिख दिया, ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिख देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब की बार सिर्फ हमने उल्टा कर दिया, फॉर्मूले हार्ड नहीं है, हमने सिर्फ इनको रेसिप्रोकल कर दिया। पहले पिछले फॉर्मूले में हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ऊपर लिखते थे, अब इसी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को नीचे लाके रख देना है और 100 को ऊपर भेज देना है, और यहाँ पे बस नाम रख देना है एवरेज प्रॉफिट। ऐसे ही सुपर प्रॉफिट से करना है। सुपर प्रॉफिट में क्या रखेंगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूले दोनों के सिमिलर हैं, बस क्या चीज बदल जाएगी?
सुपर प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में और कुछ भी नहीं था, बस यही है बेटे दो। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दो ही तैयार करने हैं। पहला सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा हो जाता है मेरे भाई कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा हो जाता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे इसके पार्ट। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है भाई, अभी हम क्वेश्चन को करेंगे, एक सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे और एवरेज प्रॉफिट का करेंगे, ठीक है ना। इसको उतार लो। देखो ये अब हमने ले लिया है अपना सुपर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल का। इसमें लिखा है एक फर्म है जिसका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 70,000 रुपीज का, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने जब दे रखा है तो करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें लिखा है कि इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज। एबनॉर्मल प्रॉफिट भी है इसमें, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है ये। कैपिटल इन्वेस्टेड बिजनेस में करी गई है 5,50,000 रुपए की, मतलब बिजनेस में पैसा लगाया 5,50,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है बिजनेस के अंदर 10% का, ठीक है मेरे भाई। कैलकुलेट द गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे आपको पता चल गया कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चंस को करेंगे तो कुछ चीजें पॉइंट आउट करके चलना होता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्या है, जब भी गुडविल का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या करना है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल गेन्स को तो क्या करना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। और एबनॉर्मल 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 प्रॉफिट को, नहीं सॉरी, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है हमें, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका। इसमें हमें बोला है उसने एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है उसने। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,000, जिसमें कि मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। और यहाँ चेक करो एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट को क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट को क्या करते हैं, मैंने क्या लिखवाया आपको अभी, एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, एबनॉर्मल लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, कितना आएगा, 5,000 माइनस कर दोगे तो 65,000 नहीं बचेगा, 65,000 बच गया। यहाँ इसको लिख देंगे नेट एवरेज प्रॉफिट, नेट एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट मुझे दे रखा है, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो स्टेप 2 पे आ जाओ अपने, जैसे मैंने स्टेप लिखने सिखाए थे इसके आपको। स्टेप 2 पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सर, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। चलो भाई कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है हमें 5,50,000 रुपए, कुछ इतना ही है बेटे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है हमें, 10% दे रखा है, 10% लिख दो और डिवाइड कर दो 100 से। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारा 55,000 रुपए, ठीक है। 55,000 क्या आया तुम्हारा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 3 क्या बताया था मैंने स्टेप 3 बताया था कि अब हमें सर फॉर्मूला लगाना है सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। दोनों प्रॉफिट मेरे पास हैं, मुझे क्या करना है, सिंपली माइनस करना है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरे भाई, चेक करके मुझे बताओ। एवरेज प्रॉफिट है मेरे पास 65,000 और ये हमारे पास है 55,000, तो कितना आ गया ये मुझे बताएंगे, 10,000 रुपए नहीं आ जाएगा ये आ गया मेरे पास 10,000 रुपए। क्या आया मेरा ये सुपर प्रॉफिट। मैंने बेटा इसमें स्टेप नंबर 4 क्या बताया था आपको, स्टेप 4 क्या था मेरा आखिरी, सर सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल कैलकुलेट कर दो। तो गुडविल इज इक्वल टू
सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ मिलेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 टाइम्स में। एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करता है, वो 4 टाइम्स लिख के दिखा दिया उसने, जबकि उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना चाहिए था, न्यूमेरिक वैल्यू में उसने 4 टाइम भी लिख सकता है। वो तो इस बात से आपको सतर्क रहना है कि वो 4 टाइम भी लिख सकता है और न्यूमेरिक डिजिट में भी लिख सकता है 4 टाइम्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली, सुपर प्रॉफिट 10,000 है, कितने साल की परचेज है, 4 साल की, तो ये हो गया 40,000 रुपए। ठीक है बेटे, ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया गुडविल का, जिसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आसान था, आपको सुपर प्रॉफिट से मैंने समझा दिया है। अब हम जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, अब अपना बहुत जो एडमिशन का बेसिक अकाउंट होता है उसको बनाना सीखेंगे, जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, गुडविल की नॉलेज हमें हो गई, पास्ट एडजस्टमेंट हमने पढ़ लिया, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है वो भी पढ़ लिया अब हमने। अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटे, बहुत ध्यान से पढ़ना है, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई बहुत तेज कोर्स को भगा नहीं रहे। आज डे 4 ही है, अभी हमारे पास कितने दिन और बचे हैं, 21 डेज हमारे पास लेफ्ट है अभी। अब हमें बहुत आराम आराम से पढ़ना है, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाएंगे, जो हमारे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बनाना सीखेंगे, फिर उसकी जनरल बनाना सीखेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली हमारा एडमिशन में बनता है, पार्टनरशिप में हमारी एडमिशन वाले चैप्टर में बनेगा, रिटायरमेंट में बनेगा, डेथ में भी बनेगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है मेरे भाई, ये होता है हमारा नॉमिनल नेचर का होता है सर, ये नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, इसकी नेचर क्या होती है, नॉमिनल नेचर का रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा होता है। ठीक है ना, अब देखो एक बात हमेशा याद रखनी है, रिवैल्यूएशन की जो ये वाली साइड होगी ये हमेशा हमारे फायदे की बात करेगी, या इसमें हम वो लिखेंगे जिसमें हमें फायदा हो रहा होगा। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड हमेशा हमारे नुकसान वाली बात करेगी, हमें जब नुकसान हो रहा होगा तब हम उसको यहाँ लिखेंगे, जब फायदा हो रहा होगा तब हम उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहली चीज, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, जैसे टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट किसी भी संपत्ति की कीमत में गिरावट आना, डेबिट साइड लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन के। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, अगर किसी एसेट की कीमत कीमत कम कम होती है तो डेबिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है भैया, इतना तो क्लियर हो गया होगा, किसी भी एसेट की वैल्यू अगर कम होगी तो डेबिट साइड आएगा, और यहां उसका उल्टा हो जाएगा, बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, किसी भी संपत्ति की वैल्यू में अगर बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग खरीदी थी मैंने 2 साल पहले, वो बिल्डिंग मैंने खरीदी थी 5 लाख की। ठीक है, अब वो मैं उसको 2 साल बाद बेच रहा हूँ, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स मैं उसको सेल कर रहा हूँ, जब मैंने उसको सेल किया तो वो मेरी बिक रही है 7 लाख की। ठीक है ना, ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। इन 2 साल में वो बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ गई, मेरी 2 लाख से बढ़ गई, तो ये 2 लाख से मुझे फायदा हुआ एसेट को बेचने में, जितने का फायदा हुआ एसेट को बेचने पे वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है ना, एसेट को बेचेंगे, या एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो इधर, एसेट की वैल्यू घट रही है तो इधर। अगर यही बिल्डिंग 7 लाख की, ऐसा होता देखो, अगर ये ऐसा होता कि मैंने ये बिल्डिंग 8 लाख की खरीदी थी, अब जब मैं इसको बेचने जा रहा हूँ तो इसके दाम लग रहे हैं 6 लाख, तो यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे मुझे नुकसान हो गया था 2 लाख का। वैल्यू कम हुई तो एसेट पे नुकसान हुआ, एसेट पे नुकसान हुआ तो इधर की साइड वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एसेट, जब वैल्यू बढ़ेगी उसकी। ठीक है, घटेगी तो इधर, बढ़ेगी तो इधर, एसेट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू में गिरावट, ऐसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बाइलिंगुअल लिख रहा हूं बेटे, समझ में आना चाहिए। अब एसेट की वैल्यू में गिरावट, इधर क्या आएगा, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। ठीक है ना,
हमारी जो भी लाइबिलिटीज होंगी, लाइबिलिटीज को बेसिकली हम उधार बोलते हैं। जो भी हमारे उधार टाइप होंगे या हमारी जिम्मेदारियां होंगी, अगर वो बढ़ेंगी तो क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। ठीक है ना। मैंने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए, 5 लाख लेने के बाद फिर मैंने उससे 7 लाख का उधार और ले लिया, फिर 10 लाख का ले लिया, तो ऐसे करते करते मेरा उधार बढ़ता चला जा रहा। और जितना ज्यादा उधार बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरा बोझ बढ़ता चला जाएगा और नुकसान भी होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी वो इधर की साइड लिखा जाएगा। ठीक है। पहले उधार 5 लाख का था, वही उधार बढ़ के 7 लाख का हो गया, तो ये उधार बढ़ गया ना, बढ़ने पे जो बीच का डिफरेंस है वो इधर लिख दो, 2 लाख का। ठीक है ना। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमें ये सवाल के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये मैं सिर्फ सवाल को परफॉर्मा आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है ना। जब यहाँ इंक्रीज इन द वैल्यू आ जाएगा, जब यहाँ फिर मैं क्या करूंगा, उल्टा ही करूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। भाई जितने ज्यादा उधार मेरे कम हो रहे हैं उतना ज्यादा मेरा फायदा है ना। जितना ज्यादा उधार बढ़ेगा उतना ज्यादा नुकसान है, जितना ज्यादा उधार कम होता चला जाएगा उतना ज्यादा फायदे में रहूंगा मैं, है ना। और यहाँ पे आएगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होता है सर? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बेटे वो चीज होती है, जो ऐसी लाइबिलिटी जो हम अकाउंट्स बनाते वक्त अपने खातों में लिखना भूल गए थे, उस और अब हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तब हमें याद आ गया कि हाँ यार उसका भी पैसा उधार है। जब मैं अपनी डायरी बना रहा था ना, जैसे हम बनाते हैं कभी कभी घर पे, हमने कोई रफ डायरी बना ली, हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास किस किस का कितना उधार है। हमने चेक कर लिया, दुख परचून वाले का इतना है, बिजली का बिल का इतना उधार है, हमारा दूध का इतना उधार है, इसका इतना है। लेकिन हम सडनली एक चीज भूल गए कि हमने कोई सामान खरीदा था स्टेशनरी से, उसके पैसे देने हम भूल गए थे। ठीक है। हमने ये सब तो रिकॉर्ड कर लिए, अचानक से वो स्टेशनरी वाला हमें बाहर मिला, वो कह रहा भैया मेरे पैसे कब देगा। तो ये क्या हुआ, ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो मैंने अपनी डायरी में नोट नहीं करी थी, मैंने सबके पैसे चुका दिए, मैं इसके चुकाना भूल गया क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर की साइड जाती है, नुकसान है। और यहाँ बाई अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट क्या होता है मेरे भाई? एसेट होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट ऐसे हो गया, जैसे इसी उसमें मैं ले लेता हूं, मैं सबको पैसे उधार देता हूं, ऐसा मान लेते हैं कि मैं पैसे उधार दे रहा हूं। ये चिंटू है, ये मोनू है, ये सुरेश है, ये हमारा हो गया गणेश, ये 4 बंदे हैं। इन चारों से पैसे मुझे लेने हैं, ये तो मुझे याद है, मैंने इन सबसे पैसे ले लिए। बचा कौन? बचा यहाँ पे हमारा आदर्श। इस आदर्श से पैसे लेना मैं भूल गया, लेकिन जब मैं रास्ते में से गुजर रहा था मैंने देखा यार आदर्श, ये तो आदर्श है यार, इस पे मेरे कुछ पैसे उधार हैं, तो कुछ पैसे उधार हैं तो ये पैसे मुझे देगा, तो मैं इससे जाके बोलूंगा भाई मेरे पैसे मुझे देने हैं, ठीक है, मुझे पैसे वापस कर दे। क्योंकि इन सब ने तो वापस दे दिए, इनको मैंने डायरी में लिख रखा था तो इनका तो मुझे पता है, इन्होंने मुझसे दे दिए पैसे। इसको मैंने डायरी में लिखना भूल गया था, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे याद आया कि हाँ भाई ये मुझे पैसे देगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से लिख दूंगा, क्योंकि जब ये मुझे पैसे देगा तो मेरा फायदा ही तो हुआ। यहाँ पे मुझे पैसे दे देगा, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है ना। देखो, जब फायदा ज्यादा आएगा, जब फायदे वाली साइड ज्यादा आएगी तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां हम लिखते हैं टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है ना। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, और ये कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। कौन से रेशो में ये करा जाएगा मेरे भाई? ओल्ड रेशो में। कौन सा रेशो में? ओल्ड रेशो में, पार्टनर्स के। इतनी बात समझ में आई। अगर मेरी क्या ज्यादा होगी, अगर मेरी आमदनी ज्यादा है उस केस में, आम देखो फायदे तो ज्यादा है, नुकसान कम है, तो क्या आएगा, तो आएगा मेरा गेन, गेन आ जाएगा। ठीक है मेरे भैया, यहाँ पे गेन आ जाएगा। अगर मेरे नुकसान ज्यादा है फायदे कम है, मतलब ये वाली साइड ज्यादा है ये वाली साइड कम है, तो मेरा क्या आएगा, लॉस आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है,
बेटे बहुत जरूरी है इसको सीखना, क्योंकि एग्जाम बोर्ड के पेपर में ये जरूर आएगा, इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। वो बोल देगा या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री बनाओ। ठीक है, एडमिशन चैप्टर में 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, रिवैल्यूएशन का आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 2 अकाउंट बनाने के लिए देगा। या वो रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री बनवाएगा और आपसे बोलेगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनवाओ। तो किसी भी हाल में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम हल्के में नहीं ले सकते, इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, रोज अच्छे से पढ़ो, डायरी में लिखो, एक एक पॉइंट लिखो। कुछ चीज नहीं समझ में आती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को पढ़ाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू।